हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन पूर्व घटनाएं या निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं। ठीक, जैसा कि पिछले चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स में हम लोगों ने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 3 तरह की घटनाएं होती हैं, जिसमें क्या था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स था, दूसरा क्या था फर्टिलाइजेशन था, और तीसरा क्या था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स था। क्लियर? तो उसी में पहला जो है क्या है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इतना क्लियर याद रखिएगा कि जब भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आएगा तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि एक तो हुआ था गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स एंड गैमिट ट्रांसफर और गैमिट का स्थानांतरण। ये दोनों घटनाएं होती हैं किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। क्लियर? तो यहां भी वही घटनाएं होंगी, बस थोड़ा सा उनका नाम बदल गया है क्योंकि उनकी संरचनाएं अलग अलग हैं और उन संरचनाओं के निर्माण के आधार पर उनका नाम बदला हुआ है। क्लियर? तो बेसिक चीज वही है, वही बेस है, उसी के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें से पहला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन, दूसरा है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट्स यानी गुरु बीजाणु जनन या दीर्घ बीजाणु जनन तथा फीमेल गैमिट यानी मादा युग्मकों का निर्माण या मादा युग्मक का निर्माण। क्लियर? तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है? पॉलिनेशन यानी परागण। चौथा जो टॉपिक है इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का वो है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कणों का अंकुरण तथा एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट्स तथा नर युग्मकों का निर्माण यानी मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन। ठीक, तो ये इतने पॉइंट्स हैं इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। तो चलिए एक एक करके इनको पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन, ये कहते किसे हैं? तो यहां देख सकते हैं लिखा कि एंथर सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक, तीनों एक ही है। तो एंथर सैक के अंदर माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? अब क्या है कि माइक्रोस्पोर्स हिंदी क्या हो जाएगा? लघु बीजाणु, या उसी को क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कण। क्लियर? ये क्या है? ये है मेल गैमेटोफाइट। जैसा कि पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई थी। अभी और सारी चीजें क्लियर होंगी जब इसका फॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेंगे और इसकी संरचना को देखेंगे तब। क्लियर? तो अब क्या है कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स जब एंथर सैक के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है, उसी बनने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। उसके अंतर्गत जो जो वो परिवर्तन होते हैं उसको देखते हैं एक एक करके। ठीक, तो पहले ये समझिए कि जब एंथर तरुण अवस्था में होता है यानी कि अपरिपक्व अवस्था में होता है, तो उसमें कौन सी संरचना होती है कि एक तो वो ओवल होता है, अंडाकार होता है। बाद में धीरे धीरे जब परिपक्व होता है तब चारों पालियों में जब बढ़ जाता है और 4 सैक अंदर उसके बन जाते हैं एंथर सैक, तब 4 पालियों वाला हो जाता है यानी कि 4 कोने उसमें डेवलप हो जाते हैं, तब वो 4 पालियों वाला संरचना वाला हो जाता है। लेकिन उसके पहले वो ओवल यानी कि अंडाकार रहता है। उसी समय अपरिपक्व समय में जब वो अंडाकार रहता है उसमें परिवर्तन आना शुरू होते हैं और 4 पालियां जब बन जाती हैं तो क्या होता है कि उसका बाहरी जो आवरण होता है वो होता है एपिडर्मिस यानी कि जो बाहरी जो लेयर है उसका वो क्या होता है? एपिडर्मिस। और उसका दूसरा जो लेयर होता है उसके अंदर वाला वो क्या होता है? वो होता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस यानी बाह्य स्तर और उसके बाद वाला होता है अध स्तर। तो एपिडर्मिस के अंदर जो हाइपोडर्मिस है उसमें परिवर्तन आना शुरू होता है कब? जब माइक्रोस्पोरेंजियम बनना होता है और उसके अंदर माइक्रोस्पोर बनने होते हैं यानी पॉलन ग्रेन्स बनने होते हैं। क्लियर? तो इन्हीं हाइपोडर्मिस लेयर वाली कोशिकाओं में कुछ कोशिकाओं में अंतर आता है। तो यहां वही लिखा गया कि हाइपोडर्मल सेल्स। ठीक, यानी कि हाइपोडर्मिस जो लेयर है उसकी कुछ कोशिकाओं में कुछ अंतर आना शुरू होता है। कौन कौन से अंतर वो होते हैं? तो यहां लिखा गया है कि कुछ कोशिकाएं जो होती है हाइपोडर्मल सेल की
वो बिकम लार्जर एंड क्लियर, वो बड़ी हो जाती हैं अपने आकार से, सामान्यतः अपने आकार में जो रहती है उससे बड़ी हो जाती हैं, और क्लियर यानी कि साफ साफ स्पष्ट रूप से वो दिखाई देने लगती हैं। अगला परिवर्तन क्या आता है कि जब वो लार्जर होती हैं तो उनका क्या होता है, न्यूक्लियस भी लार्जर होता है और उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है यानी गाढ़ा हो जाता है। इन्हीं दोनों परिवर्तन के कारण वो बड़ी और क्लियर स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। क्लियर। और ये कहां पे होता है, जो चारों पालियां बनी है चारों कोनों पे, उन्हीं कोनों वाली कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में, हाइपोडर्मल कोशिकाओं में, जो हाइपोडर्मिस लेयर की कुछ कोशिकाएं हैं, हाइपोडर्मल सेल्स, उनमें ये परिवर्तन आता है चारों कोनों पे। और क्या होता है उसके बाद, अब ये जब परिवर्तन आ जाता है तो वो अन्य कोशिकाओं से, जो अन्य हाइपोडर्मल सेल्स हैं, उनसे कुछ अलग दिखाई देने लगती हैं, कुछ भिन्न दिखने लगती हैं। और अब उन्हीं कोशिकाओं को क्या कहते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स या प्रप्रसू कोशिकाएं, आर्किस्पोरियल सेल्स या प्रप्रसू कोशिकाएं कहते हैं। क्लियर। अब क्या है कि इन्हीं आर्किस्पोरियल सेल्स में फिर से क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन या पेरिक्लाइनल डिवीजन कह सकते हैं, परिणत विभाजन होता है। इतना बड़ा कोई नाम नहीं है ये, सिंपल समझिएगा कि ये एक तरीके का क्या है, समसूत्री विभाजन ही है, माइटोसिस ही है। लेकिन जब किसी कोशिका के सरफेस, जो सरफेस मेन जो उसका सरफेस है, उसके समांतर विभाजन होता है, उसके जब समांतर विभाजन होता है तो उसी को क्या कहते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन। समांतर का मतलब इतना समझिएगा कि समांतर अगर विभाजन होता रहा तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि कोशिकाओं की एक क्रमिक पंक्ति बनती चली जाएगी, जो समांतर कोशिकाएं सजी रहेंगी उसकी एक पंक्ति बनती चली जाएगी। इसी को कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन या पेरिक्लिनल डिवीजन या परिणत विभाजन, एक तरीके का माइटोसिस ही है। क्लियर। तो अब क्या है कि इन आर्किस्पोरियल सेल्स में यानी प्रप्रसू कोशिकाओं में ये पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, वो विभाजन होता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि दो तरह की कोशिकाएं बनती हैं। पहली कोशिका कौन सी बनती है, पहली कोशिका बनती है प्राइमरी पेराइटल सेल यानी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, यानी प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण होता है। और दूसरे प्रकार की जो कोशिका है वो क्या होती है, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी कह सकते हैं। माइक्रो अगर हटा दो, माइक्रो इसलिए लगा है उनके संरचना के आधार पे, जो मेल गैमेटोफाइट है उसको माइक्रो और फीमेल गैमेटोफाइट को मेगा कहते हैं। क्लियर। तो इसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरह की कोशिकाएं कौन कौन सी बनी, एक प्राइमरी पेराइटल सेल यानी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी जो प्रकार की कोशिका बनी वो क्या बनी, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल यानी प्राथमिक लघु विजाणु जनन कोशिका या प्राथमिक विजाणु जनन कोशिका। क्लियर। तो ये दो तरह की कोशिकाएं बनी। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद क्योंकि ये पेराइटल सेल क्या है, भित्तीय कोशिका है, इसलिए ये भित्तियों का निर्माण करेगा। तो अब क्या है, इन कोशिकाओं में बार बार डिवीजन होता है, तो यहां लिखा गया है सेल डिवीजन। क्लियर। तो सेल डिवीजन बार बार होता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि 3 स्तरों का निर्माण होता है, यानी 3 लेयर बनते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा था किसको, एंथरसैक को, तो वहां लिखा गया था कि एंथरसैक 4 आवरण से घिरा हुआ होता है। जो सबसे बाहरी लेयर वो क्या है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस तो है ही, उसके अंदर जो हाइपोडर्मिस है उसमें ये परिवर्तन आ रहे हैं। तो पहला तो लेयर एपिडर्मिस हो गया, उसके बाद जो 3 लेयर लिखा गया था, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, वो वास्तव में इसी पेराइटल सेल से बनते हैं। क्लियर। तो अब इस प्राइमरी पेराइटल सेल में बार बार सेल डिवीजन होता है, कैसा, वही माइटोसिस टाइप का, और उसके फलस्वरूप 3 आवरण या 3 लेयर बनते हैं, जिसमें एक है एंडोथीसियम, उसके अंदर वाला मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाला क्या बनता है, टेपिटम। इनके काम क्या है, क्या होते हैं, वो हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। अब दूसरी तरफ जो एक कोशिका बनी हुई है जिसका नाम है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, उसमें भी सेल डिवीजन होता है, और उन सेल डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है कि वो निर्माण करती है किसकी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और कुछ नहीं है, ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर ये क्षमता होती है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये माइक्रोस्पोर का निर्माण कर सकती हैं, यानी पॉलन ग्रेन को बना सकती हैं ये, इसीलिए उसकी मदर सेल है वो, इसीलिए उसके आगे रख दिया गया मदर सेल। किसका मदर सेल, माइक्रोस्पोर का। क्लियर। तो क्या कह सकते हैं कि प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल में सेल डिवीजन के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण होता है, जो कि क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब तक जितने भी स्ट्रक्चर अभी दिखे हैं, जितने भी सेल्स, वो कैसे हैं, डिप्लॉयड हैं, 2n है।
यानी द्विगुणित संरचना है। अब इसके बाद क्या होगा कि इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। और मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं के अंदर जो बनी हुई कोशिकाएं हैं उनमें अपने मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्लियर? तो अब यहां क्या है, यहां भी जो संरचना बनेगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, यानी कि वो हेप्लॉयड कोशिका बनेगी। तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है? माइक्रोस्पोर्स यानी सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु, या उसी को क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स या परागकण बनते हैं, जो कि कैसी संरचना होती है? हैप्लॉयड। एंड क्यों हैप्लॉयड होती है संरचना? क्योंकि मियोसिस के फलस्वरूप हुआ है। क्लियर? और यही माइक्रोस्पोर, अब एक बात समझिएगा कि प्रत्येक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे मियोसिस के फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और चारों माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ऐसे बंधे हुए होते हैं कि उस संरचना को, इसीलिए उनके एक निश्चित वो क्रम में बंधे हुए रहने से 4 संरचनाओं के, उसको नाम दे दिया जाता है चतुष्क, या कह सकते हैं माइक्रोस्पोर्स के चतुष्क या टेट्राएड्स। क्लियर? बाद में वो अलग अलग होते हैं और फिर से विकसित संरचना में परिवर्तित होते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स 4 बने प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और वास्तव में यही क्या है? यही है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या है कि माइक्रोस्पोर्स या सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु या पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण। ठीक, तो अब ये बन गए क्या? परागकण या लघु बीजाणु बन गए। तो इसी के बनने की प्रक्रिया को तो कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेंसिस। क्लियर? यानी कि यहां पर माइक्रोस्पोरोजेंसिस समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जो होते हैं मेल गैमेटोफाइट, उनकी संरचना क्या होती है, यानी उनमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, और एंथर से बाहर निकलने से पहले उनमें उनके अंदर कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, वो हम लोग पहले देखते हैं। उससे पहले माइक्रोस्पोरोजेंसिस का एक फिगर देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस के अंतर्गत होने वाली सभी घटनाएं इसमें दिख रही हैं। कैसे चारों कोनों पर जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं उनमें कुछ परिवर्तन आ जा रहे हैं। कुछ हाइपोडर्मल सेल्स में क्या परिवर्तन आ रहे हैं कि वो उनका न्यूक्लियस लार्जर हो जा रहा है और साइटोप्लाज्म उनका डेंस हो जा रहा है, इसलिए देख रहे हैं आप क्लियरली वो अलग, थोड़े से भिन्न दिखाई दे रहे हैं अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा। तो इन्हीं कोशिकाओं को क्या लिखा गया देख सकते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल या आर्किस्पोरियल सेल लिखा गया है। उसके बाद देख सकते हैं कि विभिन्न जो परिवर्तन अभी बताए गए हैं वो सभी के सभी परिवर्तन इस चित्र में देखने को आपको मिल रहे होंगे, जिसमें क्या आ रहा है? स्पोरोजिनस सेल यानी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल बन रहे हैं, पेराइटल सेल बन रहे हैं। उसके बाद उस पेराइटल सेल से जो तीनों भित्तियां एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम ये बन रहे हैं। और इधर देख रहे हैं कि लास्ट में अंतिम अवस्था में जाकर के माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हो रहा है। तो ये रहा माइक्रोस्पोरोजेंसिस का चित्रीय निरूपण। और अब हम लोग पॉलन ग्रेन को देखते हैं। ग्रेन या माइक्रोस्पोर हिंदी क्या हो जाएगा? परागकण या लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु। क्लियर? तो वो होता क्या है वो देखते हैं। तो यहां जैसा कि लिखा गया है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो पॉलन ग्रेन है वो नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका है, यानी कि नर युग्मकोद्भिद यानी कि ऐसी संरचना जो नर में हैप्लॉयड कोशिका की बनी हुई है। एन क्लियर? तो ये क्या है? पॉलन ग्रेन क्या है कि फर्स्ट सेल है किसका? मेल गैमेटोफाइट का। कैसा होता है? तो यहां लिखा गया कि 2 आवरण से घिरा हुआ होता है। जो ये है पॉलन ग्रेन है वो सामान्यतः उसकी संरचना ओवल होती है, यानी कि अंडाकार या कह सकते हैं स्फेरिकल होती है, गोलाकार, और 2 आवरणों से घिरी हुई संरचना होती है। जो बाहरी आवरण है वो है एक्जाइन, जो अंदर का आवरण है वो है इंटाइन। हिंदी हो जाएगा बाह्य चोल तथा अंतःचोल। क्लियर? जैसा कि ये एक फिगर है पॉलन ग्रेन का, इसमें आप देख सकते हैं कि बाहरी आवरण ये जो थोड़ा मोटा दिख रहा है फ्लावरी स्ट्रक्चर का, उसे लिखा गया एक्जाइन, यही बाहरी आवरण है। और अंदर का ये जो ब्लैक जो थिन लेयर दिख रहा है वो लिखा गया इंटाइन, यानी कि ये अंतःचोल है। तो ये है एक्जाइन और इंटाइन। और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, थोड़ा सा गाढ़ा है, और एक अपेक्षाकृत बड़ा केंद्रक है, यानी कि न्यूक्लियस है। क्लियर? तो यहां वही लिखा गया कि एक्जाइन और इंटाइन 2 आवरण होते हैं। और अब क्या है कि एक्जाइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन, ये नाम याद रखिएगा, थोड़ा अनोखा नाम है, अनोखा पदार्थ है कि स्पोरोपोलेनिन नामक कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। और वास्तव में स्पोरोपोलेनिन ऐसा प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है
जिसको डिग्रेड करने के लिए या जिसको डीजनरेट करने के लिए अब तक कोई एंजाइम ही नहीं मिला है। यानी कि कह सकते हैं कि ये अति उच्च ताप, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को सहन कर सकता है, डीजनरेट उनके द्वारा नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन की सुरक्षा लंबे समय तक हो सकती है। क्लियर। अगला क्या है, आंतरिक जो आवरण होता है या पतली झिल्ली कह सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाइन होता है वो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है, अपेक्षाकृत मोटा आवरण होता है, मोटी भित्ति होती है और रिजिड होता है, कठोर होता है और खुरदुरा होता है। ठीक, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि खुरदुरा होता है इसका बाहरी सतह। ठीक, उसके अंदर की तरफ जो दूसरा आवरण है वो है इंटाइन यानी कि अंतःचोल, और ये अपेक्षाकृत बहुत ही महीन या पतला होता है और लचीला होता है, एक पतली झिल्ली जैसा होता है। और किसका ये बना होता है आवरण, ये बना होता है सेलुलोज का और पेक्टिन का, यानी कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई ये पतली सी झिल्ली जैसी संरचना होती है या भित्ति होती है। ठीक, अब इन दोनों आवरण के अंदर देख रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है बड़ा सा, लेकिन कहीं कहीं पे देख रहे हैं कि जो एग्जाइन है वो रेगुलर नहीं है, यानी कि एक एग्जाइन में यानी कि बाह्यचोल में छोटा सा छिद्र देखने को मिल रहा है जहां लिखा गया जर्मपोर। ठीक, तो ये वास्तव में कहीं कहीं पे ये जो होता है एग्जाइन रेगुलर नहीं होता है, यानी कहीं कहीं पे गैप होता है एग्जाइन का और वहीं पे एक छोटा सा छिद्र बन जाता है और उसी छिद्र को कहते हैं जर्मपोर या जनन छिद्र। अभी जब जर्मिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, अंकुरण किसका, पॉलन ग्रेन का, तो वास्तव में इसी के जर्मपोर के ही अंदर से बाहर निकलती हैं, इसी से होते हुए बाहर निकलते हैं क्या, पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका। ठीक, तो वहां और चीजें क्लियर होंगी। तो ये रही एक संरचना किसकी, पॉलन ग्रेन की। अब देखिए, इससे पहले कि ये एंथर से परिपक्व होकर के बाहर निकले, एंथर सैक से फट करके, एंथर के फटने से ये बाहर निकले, उससे पहले इसके अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं। इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और दो तरह की कोशिकाएं बनती हैं। वो कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं वो हम लोग देखते हैं पहले। अगला टॉपिक है चेंजेज इन पॉलन ग्रेन इन एंथर सैक, मतलब एंथर सैक के अंदर पराग कणों में होने वाले परिवर्तन। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं पराग कण के अंदर जब वो एंथर सैक यानी कि एंथर के अंदर रहता, अभी बाहर नहीं निकला रहता है तब। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है यानी पराग कण है, उसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है। माइटोटिकली मतलब समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है, दो न्यूक्लियस बनाता है। और वो दो न्यूक्लियस का नाम क्या होता है, एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस या उसी को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, या कह सकते हैं नलिका केंद्रक या कायिक केंद्रक। ठीक, और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक। क्लियर। अब क्या है कि अब जनन केंद्रक जो है यानी कि जनरेटिव न्यूक्लियस वो मूव करता है सरफेस की ओर, यानी कि कह सकते हैं कि उसके सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है या इंटाइन की तरफ मूव करता है। जो पॉलन ग्रेन का इंटाइन है उधर की एक किनारे की तरफ मूव करता है जनरेटिव न्यूक्लियस, और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेकर के किनारे पर एक छोटी सी कोशिका बना लेता है जिसका नाम हो जाता है क्या, जनरेटिव सेल या जनन कोशिका। क्लियर। और बाकी बचा हुआ जो बड़ा सा हिस्सा है साइटोप्लाज्म का, उसी में ये ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस तैरता रहता है और उस बड़े से कोशिका को या बड़े से हिस्से को क्या कहते हैं, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। ठीक, यानी कि नलिका कोशिका या कायिक कोशिका कह सकते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और परिवर्तित होने के फलस्वरूप क्या होता है, वो उसका कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें एक है ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल और दूसरा जो सेल है वो क्या है, जनरेटिव सेल या जनन कोशिका। क्लियर। अब आगे चल के अब देखिए वास्तव में क्या होता है कि सामान्यतः इसी रूप में एंथर फट जाता है, उसकी दीवारें फटती हैं और पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है। यानी कि ये रूप जो पॉलन ग्रेन का है जिसमें क्या है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है, उसके अंदर ये रूप मैच्योर रूप उसका होता है, यानी कि परिपक्व रूप होता है किसका, पॉलन ग्रेन का। क्लियर। अब क्या होता है कि फट करके जब उससे बाहर निकलता है पॉलन ग्रेन, एंथर के बाहर निकलता है, तो जब स्टिग्मा पे पहुंचता है उसके बाद इसी जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट का यानी कि नर युग्मकों का निर्माण होता है। वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। क्लियर। तो हाँ, जैसा कि फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो इसका न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर के पहले तो दो न्यूक्लियस में बट रहा है, उसके बाद एक किनारे की तरफ जनरेटिव न्यूक्लियस आकर के जनरेटिव सेल बना रहा है
और बीच में जो तैरता हुआ ट्यूब न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, उससे वेजिटेटिव सेल का निर्माण हो रहा है। क्लियर? तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक खास बात कि यदि अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में नए नए टॉपिक्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।